टाइप्स टाइप्स ऑफ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम को हम लोग कैटेगराइज करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रोसेस एंड ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। ऑन द बेसिस ऑफ process, chemical equilibrium is divided into two parts. One is physical equilibrium and another is chemical equilibrium. While on the basis of physical state, chemical equilibrium is categorized into homogeneous equilibrium and heterogeneous equilibrium. अब हम वन बाय वन इसको एक्सप्लेन करते हैं। फिजिकल इक्विलिब्रियम मीन्स जब कोई भी फिजिकल प्रोसेस पे इक्विलिब्रियम अटेंड होता है तो वहाँ पे हम लोग फिजिकल इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे, यानी इक्विलिब्रियम इन फिजिकल प्रोसेस इज कॉल्ड फिजिकल इक्विलिब्रियम। जैसे अगर कोई लिक्विड गैस में चेंज हो रहा है, ये फिजिकल चेंज है, या कोई सॉल्यूट पानी वाटर में डिजॉल्व होकर सॉल्यूशन का फॉर्मेशन कर रहा है, तो ये फिजिकल चेंज हो रहा है। तो यहाँ जो हम लोग इक्विलिब्रियम अप्लाई करेंगे डेट इज कॉल्ड फिजिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम मीन्स इक्विलिब्रियम इन केमिकल प्रोसेस। जैसे अगर कोई भी सब्सटेंस रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाते हैं तो ये केमिकल रिएक्शन है, और यहाँ पे जो हम इक्विलिब्रियम देखेंगे वो होगा केमिकल इक्विलिब्रियम। जैसे H2 plus Cl2 gives 2HCl, CaCO3 gives CaO and CO2. This is example of chemical equilibrium. Next is heterogeneous equilibrium. This is physical state equilibrium when all reactants and products are in same phase. जैसे H2 gas, I2 gas gives 2HI gas. In this reaction, this is reactant and this is product. Here reactant and product are in same phase, so the equilibrium here is called homogeneous equilibrium. Here CH3COOH liquid plus CH3OH liquid react and give CH3COOCH3 liquid plus H2O liquid. This is also inhomogeneous. Heterogeneous when more than one phases are present, लाइक कैल्शियम कार्बोनेट जब ब्रेक करता है तो कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 गैस दे रहा है। यहाँ पे सॉलिड और गैस दो फेज है, यानी एक से ज़्यादा फेज है, तो ऐसे रिएक्शंस को हम लोग हेट्रोजीनियस बोलेंगे। और यहाँ जो इक्विलिब्रियम होगा उसको हम लोग हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम बोलेंगे। यह सोडियम पेरोक्साइड सॉलिड है और यहाँ पे हम इसको वाटर लिक्विड्स के साथ रिएक्ट कराते हैं, तो ये हमें NaOH एक्वस और O2 गैस देता है। यहाँ भी इस रिएक्शन में एक से ज़्यादा फेज है, इसलिए हम इसको हेट्रोजीनियस रिएक्शंस में रखते हैं, और यहाँ पे जो इक्विलिब्रियम एप्लीकेबल होगा डेट इज हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम। नाउ लेट्स सी लॉ ऑफ मास एक्शन. This law was given by Goldberg and Waage. According to this law, the rate of reaction at a particular temperature is proportional to the product of active masses of reactants raised to the powers of their stoichiometric coefficient. यानी कोई भी अगर केमिकल रिएक्शन है, अगर हमें उसका रेट निकालना है तो उसका रेट रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। दैट इज रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टेंट्स, एंड हियर x इज द पावर, दैट इज द स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ द रिएक्टेंट। हियर एक्टिव मास इज जनरली मोलर कंसंट्रेशन, दैट इज मोल पर लीटर, और मोलर कंसंट्रेशन को हम लोग इस स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं। जैसे अगर मैं ऐसे लिखा हूँ स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर अगर मैं A लिखा हूँ तो इसको हम लोग पढ़ेंगे इट इज़ द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ A। हमें यहाँ पे एक चीज़ नोट करना है कि एक्टिव मास आर डायमेंशनलेस क्वांटिटीज, बट फॉर आवर पर्पसेस
we generally take them with dimension of molarity, partial pressure, etc. अब हमारे पास एक रिएक्शन है, यहाँ पे A गैसियस है जो रिएक्ट करके B गैस दे रहा है। अगर हम यहाँ पे लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई करते हैं तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं रेट ऑफ दिस रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास ऑफ A एंड हियर 1 इज द पावर। और एक्टिव मास को हम लोग यहाँ कंसंट्रेशंस के टर्म्स में लिखते हैं, इसलिए R और इस साइन को अगर हम हटाते हैं प्रोपोर्शनलिटी साइन को तो एक कांस्टेंट आता है R इक्वल्स टू के ए वेयर के इज रेट कांस्टेंट। उसी तरीके से अगर हम यहाँ पे लिखें कि अगर हमारे पास ए है और ये रिएक्ट करके अगर बी स्मॉल बी दे रहा है तो अगर हम इसका रेट लॉ लिखेंगे, लॉ ऑफ मास एक्शन लिखेंगे तो लिखेंगे रेट ऑफ दिस रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू concentration of A, this is active mass, and here power is A where A is stoichiometric coefficient, that means R equals to K and this is A concentration A का power A। ओके, इसी तरीके से अगर हमारे पास कोई रिएक्शन है A प्लस बी और डेट गिव्स सी प्लस डी। तो अगर हम इस रिएक्शंस का रेट लिखें तो लिख सकते हैं आर। यहाँ पे हम इसको अभी वन डायरेक्शन में देखें तो बेटर होगा, ठीक है। तो R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कंसंट्रेशन ऑफ A का पावर A एंड कंसंट्रेशन ऑफ B का पावर B, बिकॉज लॉ ऑफ मास एक्शन बोलता है कि रेट जो होता है वो प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट होता है और इनके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट को पावर में लिया जाता है। तो अब हम यहाँ लिख सकते हैं R इक्वल्स टू K इंटू A कंसंट्रेशन ऑफ A का पावर A और कंसंट्रेशन ऑफ B का पावर B। तो इस तरह से हम किसी भी रिएक्शंस के रेट लॉ ऑफ मास एक्शन के थ्रू रेट को लिख सकते हैं। अगर हमारे पास है एक रिएक्शंस, मान लीजिए कि 2HI that gives H2 प्लस I2। अगर हम यहाँ पे रेट लिखें तो लिख सकते हैं रेट इक्वल्स टू K and here reactant is HI and stoichiometric coefficient is 2, तो पावर 2। उसी तरीके से हम यहाँ पे और भी लिख सकते हैं। सपोज वी हैव 3H2 प्लस N2 and that gives 2NH3। According to law of mass action, rate for this reaction directly proportional to product of active mass of reactant, and here reactant is hydrogen and power 3 and nitrogen, and coefficient of nitrogen, stoichiometric coefficient of nitrogen is 1. So R equals to K is the rate constant, that is H2 power 3 and concentration of N2। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन हम किसी भी रिएक्शंस के रेट को एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब सपोज कर लेते हैं हमारे पास कोई एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, लाइक
H2 plus I2 that gives 2HI। अब इस रिएक्शन में हम देख रहे हैं कि हमारे पास दो तरह के रेट हैं। एक तो लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं जिसको हम लोग फॉरवर्ड रेट बोल रहे हैं, और एक जो राइट टू लेफ्ट आ रहा है जिसको हम लोग बैकवर्ड बोल रहे हैं। तो अगर हम फॉरवर्ड की बात करें तो फॉरवर्ड के लिए रिएक्टेंट जो होगा वो हमारा H2 एंड I2 होगा। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, इट विल बी H2, this is the reactant, and I2, this is the product of active mass of reactant। और अगर हम रिवर्स रिएक्शंस की बात करें, बैकवर्ड की बात करें, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, इट विल बी HI का पावर 2। अगर हम देखें तो फॉरवर्ड रिएक्शंस के लिए हम लिख सकते हैं RF इक्वल्स टू, इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को अगर हम हटाते हैं तो यहाँ पे वैल्यू आएगा KF into H2 and concentration of I2, where KF is forward rate constant, KF is forward rate constant, forward rate constant। उसी तरीके से हम इसको भी लिख सकते हैं RB, डेट मीन्स बैकवर्ड रेट। अब इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को अगर हटाते हैं तो यहाँ पे आएगा KB एंड कंसंट्रेशन ऑफ HI का पावर 2, जहाँ KB को हम लिख सकते हैं KB इक्वल्स टू बैकवर्ड रेट कांस्टेंट, बैकवर्ड रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट। अब हम इस कॉन्सेप्ट को, इस लॉ ऑफ मास सेक्शन को हम किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शंस में लगा के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। लेट्स सी, वी हैव अ रिएक्शन that is A react with B and this is a reversible reaction and produce C plus D। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास सेक्शन अगर हम बात करें तो फॉरवर्ड रिएक्शंस को लिख सकते हैं हम KF, और इसके लिए जो रिएक्टेंट होगा A होगा एंड इसका पावर होगा स्मॉल a, और ये B होगा और इसका पावर होगा स्मॉल b। लेकिन अगर हम बैकवर्ड रिएक्शंस की बात करें RB, तो इसको हम लिख सकते हैं KB, और कंसंट्रेशन इसके लिए रिएक्टेंट होगा C का पावर C और यहाँ D का पावर D। हम ये जानते हैं कि एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ फॉरवर्ड इक्वल होता है रेट ऑफ बैकवर्ड का। तो अगर हम यहाँ पे इस वैल्यू को पुट करें, RF के जगह पे अगर हम रखें KF एंड कंसंट्रेशन ऑफ A का पावर A, B का पावर B, और RB के जगह पे अगर हम इस वैल्यू को रखें डेट इज KB एंड C का पावर C एंड D का पावर D। इसको अगर हम अरेंज करें तो अगर हम KF बाई KB करते हैं तो ये पूरा टर्म इस साइड आएगा और ये हो जाएगा दैट इज C का पावर C
और d का पावर d डिवाइडेड बाय a का पावर a एंड b का पावर b। ये दो कांस्टेंट हैं और ये दो कांस्टेंट मिलके एक नया कांस्टेंट देंगे एंड दैट इज नोन एज के इक्विलिब्रियम। और के इक्विलिब्रियम बेसिकली क्या हो जाएगा कि प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन का पावर x होगा जो कि इसके स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट होगा एंड डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन और इसका पावर समथिंग होगा y। इस तरीके से हम केमिकल इक्विलिब्रियम के एक्सप्रेशंस को हम दे सकते हैं। अब देखते हैं अगर हम कोई भी रिएक्शंस दिया है तो हम उसको कैसे लिख सकते हैं। जैसे आपके पास है 3H2 और आपके पास है N2 और ये दोनों रिएक्ट करके दे रहा है 2NH3। अगर हम इसको के इक्विलिब्रियम का एक्सप्रेशन देना है तो के इक्विलिब्रियम होता है प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। तो प्रोडक्ट है हमारे पास यहाँ NH3 का पावर 2 डिवाइडेड बाय H2 का पावर 3 एंड N2 का पावर 1। तो इस तरह से इस रिएक्शंस के लिए हम के इक्विलिब्रियम का एक्सप्रेशन दे सकते हैं। उसी तरीके से अगर हमारे पास ऐसा हो जाए 3/2 H2 प्लस N 1/2 N2 एंड दैट गिव्स NH3। अगर इस इक्वेशन का हमें एक्सप्रेशन देना है के इक्विलिब्रियम का तो के इक्विलिब्रियम होगा कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट NH3 डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट H2 का पावर 3/2 एंड N2 का पावर 1। तो इस तरीके से हम किसी भी रिएक्शंस में रिवर्सिबल रिएक्शंस में हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के एक्सप्रेशन को लिख सकते हैं। होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस के एक्सप्रेशंस को लिखते समय हमें ये ध्यान देना है कि इस केस में हमें सॉलिड और लिक्विड को इग्नोर करना होगा। जैसे हमारे पास है CaCO3 और ये सॉलिड है और ये ब्रेक करके CaO सॉलिड दे रहा है और प्लस CO2 गैस दे रहा है। हेटेरोजीनियस के एक्सप्रेशन में के इक्विलिब्रियम जब भी लिखेंगे तो हम यहाँ पे सिर्फ गैसियस और एक्वस सब्सटेंस के कंसंट्रेशन को लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ CaCO3 और CO जो कि सॉलिड है इनकी कंसंट्रेशन को यूनिट मानते हैं, यूनिटी लेते हैं। इसलिए यहाँ पे के इक्विलिब्रियम के एक्सप्रेशन में हम सॉलिड टर्म के कंसंट्रेशन को इग्नोर करते हैं। उसी तरीके से अगर हमारे पास लिक्विड है और उसमें कोई सॉल्वेंट है तो उसके भी एक्सप्रेशंस को हम लोग वहाँ पे छोड़ते हैं।